जय हिंद प्यारे बच्चों, मेजर गर्ल्स की क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने डिफेंस के सपने को साकार करने के लिए आइए एक मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि द्रव्यमान तथा चाल के मापन से प्राप्त जो प्रतिशत त्रुटियां हैं वो 2% और 3% है, तो हमें गतिज ऊर्जा में कितनी मैक्सिमम एरर हो सकती है हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 11%, 8%, 5% और 1%। ठीक है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2%, 3% रिस्पेक्टिवली। How much will be the maximum error in the estimation of the kinetic energy obtained by measuring a mass and speed? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे? हमें काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पता होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, हमें परसेंटेज निकालना है तो इसे k लिख देता हूँ मैं। परसेंटेज क्या लिखोगे? डेल्टा k अपॉन k इंटू 100 इक्वल टू, बट हाफ तो कांस्टेंट है। अगर हाफ कांस्टेंट है तो उसका कोई लेना देना नहीं हमारे पास। m की जगह क्या लिखेंगे हम? डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस v² है, v की पावर 2 है, तो जो पावर होता है परसेंटेज एरर में हम आगे ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। देखिए डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 दे रखा है, 2% दिया हो, और डेल्टा v अपॉन v 100 ये 3 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 टू जा 6, 6 प्लस 2 8। तो इसका आंसर 8% है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। क्लियर हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी अच्छा सवाल है। अ मैन इज 45 मीटर बिहाइंड द बस when the bus start accelerating from rest, okay, and accelerating 2.5 meter per second square. This is the value of acceleration. With what minimum velocity should the man start running to catch the bus? एक व्यक्ति बस से 45 मीटर पीछे है और बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होती है। व्यक्ति को न्यूनतम कितने वेग से दौड़ना चाहिए ताकि वह बस को पकड़ सके? देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस सवाल को मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ढंग से बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इधर। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं? एक बस बनाते हैं। ठीक है, ये बस बना देते हुए बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी एक बस बना देते हैं। ठीक है, अब ये बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इससे 45 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है। बहुत ध्यान से देखना, एक आदमी कितना खड़ा है? 45 मीटर की दूरी पर खड़ा है। क्वेश्चन ये है कि ये आदमी की रफ्तार क्या होनी चाहिए कि इस बस को पकड़ ले। तो मान लिया t समय के बाद ये बस को पकड़ेगा, और जैसे अगर t समय लगेगा तो बस तो आगे बढ़ जाएगी ना, बस रुकी थोड़ी हो रही हो। बस का जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अगर बस का एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है तो बस तो आगे बढ़ गई। अगर बस हमारी आगे बढ़ गई है तो कितनी दूरी आगे बढ़ी? मान लीजिए ऐसा आगे बढ़ गई। अगर इस आदमी को इस बस को पकड़ना है तो आदमी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 45 प्लस s t समय में, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। थोड़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगी? s प्लस 45 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मान लीजिए इसकी रफ्तार हम ले लेते हैं v ले लेते हैं और टाइम लग गया t। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अच्छा, ये बस भी तो आगे चल रही है, ये बस भी तो आगे चलेगी। अगर ये बस आगे चलेगी तो v बराबर u प्लस at से, क्योंकि एक्सीलरेशन दिया हुआ है। एक्सीलरेशन कितना दिया गया सवाल में? एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं इधर कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? v बराबर u प्लस at। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन है। u की जगह क्या लिखेंगे? 0, a की जगह लिखेंगे 2.5 इंटू t। तो बेटा यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v अपॉन 2.5, पॉइंट हटा के ऊपर 10 लिख सकते हैं। तो बेटा क्या लिखा जा सकता है? 2v अपॉन 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 2v/5 आ गया टाइम। अच्छा, t की तो वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसे कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा।
ठीक है, इसे कैपिटल लेटर में लिखो वरना कंफ्यूज होगे। u प्लस ए टी, और यहाँ पे टाइम t है तो ये t की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा ये t की तो वैल्यू v के टर्म में आ गई, मुझे s भी तो चाहिए। अगर मुझे s भी चाहिए तो s बराबर क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम s बराबर लिखेंगे यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि हमें t की वैल्यू पता है। ठीक है, चलो लगा देते हैं। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, u तो 0 हो गया, 0 इंटू टी प्लस 1/2। बेटा a कितना होगा 2.5 दिया हुआ है, और t की वैल्यू कितनी है 2v/5। तो लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4v²/25। क्या बात समझ में आ गई, 4v²/25 आया। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं, 10 बढ़ेगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10। तो बेटा जो हमारा s आ रहा है वो कितना आ रहा है, v²/5। ध्यान से देखिए इधर, ये जो वैल्यू आ रही है t की वैल्यू आ गई 2v/5 और s की वैल्यू कितनी आ गई v²/5। तो t और s ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हमें उस आदमी का वेग पता चल जाए कितने वेग से उस बस को पकड़ लेगा। चलो s की जगह रखो, रखना v²/5 प्लस 45, और t कितना है हमारे पास, t है हमारे पास 2v/5 है, तो v इंटू 2v/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा v²/5 प्लस 45 बराबर कितना हो गया 2v²/5। तो v²/5 को इधर भेज दो, तो 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2v²/5 माइनस v²/5। ठीक है, चलो सॉल्व करने बस क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 2v² माइनस v², तो v²/5 हो गया। तो 45 इक्वल टू कितना आ गया v²/5। 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v² इक्वल टू 45 इंटू 5। ये बेटा जो वैल्यू होती है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आती है। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 225, और इसका हमें रूट पता होता है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर इस आदमी को इस बस को पकड़ना होगा तो जो इसकी रफ्तार रखनी पड़ेगी वो कितनी रखनी पड़ेगी 15 मीटर पर सेकंड, तब जाके इस बस को पकड़ पाएगा। ये क्वेश्चन आपको भले ही लग रहा होगा कि लेंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी कंसेप्चुअल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग एक्सेलरेटिंग मोशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर सी पार्ट होगा। क्लियर हो गया, दैट इज द आंसर इज सी पार्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनते जाइएगा। इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर ऑफ एक्सेलरेशन। प्रक्षेप गति में वेग और त्वरण लंबवत होते हैं। तो बात समझिएगा, सबसे पहले प्रक्षेप गति बना लेते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया मैंने, तो हमें पता होता है यहाँ पे जो वेग होता है वो क्या होता है u cos थीटा होता है, और जो ग्रेविटी होती है वो नीचे होती है। तो यहीं एक आता है एंगल जिसपे वो 90 डिग्री पर आता है। अब आप ये कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे तो वेग ये ऐसा होगा, बेटा यहाँ पे वेग ऐसा होगा, तो यहाँ पे u cos थीटा यानी ux लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा uy। तो यहाँ पे u के बीच में जो ग्रेविटी बनाओगे ये कभी भी 90 डिग्री नहीं आ सकती, चेंज आएगी। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐसा होता है जहाँ पे वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो पॉइंट होता है वो हमारा कौन सा होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, यानी अधिकतम बिंदु पर क्या होता है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसे याद रखना है आपको,
ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, अधिकतम बिंदु पर ही, उच्चतम बिंदु पर ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जो ये पॉइंट है ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट यानी उच्चतम बिंदु पर ही ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है ये, as shown in figure the tension in the horizontal cord is 30 न्यूटन। टेंशन दिया हुआ हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पे 30 न्यूटन है। द वेट W एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग OA। ठीक है, तो हमें वेट बताना है और टेंशन की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन दिया रखा है, देखो सवाल ये बहुत आसान है, कैसे करेंगे, टेंशन और W बताना है। ठीक है, देख लो पहले, अगर मैं इतने फिगर को अलग से बनाऊं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, इसे W मान लेते हैं। ये 30 न्यूटन दिया हुआ है सवाल में, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये एंगल इन्होंने 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है बेटा। अच्छा, ये टेंशन T है, T को 30 डिग्री ट्रेवल करा दो। अगर आप T को 30 डिग्री ट्रेवल करा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, T cos 30 डिग्री। अगर T cos 30 डिग्री है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, T sin 30 डिग्री। अब जाहिर सी बात है, इक्विलिब्रियम पर, अगर इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो मतलब T cos 30 W के बराबर होगा और T sin 30 30 के बराबर होगा। अगर T sin 30 30 के बराबर है तो sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो T/2 बराबर क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। तो T की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 न्यूटन आ जाएगी। T की वैल्यू 60 न्यूटन आ गई। अच्छा, T अगर 60 न्यूटन आ जाएगा तो T cos 30 किसके बराबर है, W के। W भी बताना है हमें सवाल में। तो T cos 30 W, T कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2 बराबर W। 2 से कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो W की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30√3। देखिए कहाँ पे टेंशन और W दिया गया है ऑप्शन में, 30√3 और 60। देखिए 30√3 और 60 हमारे सिर्फ बी पार्ट में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। क्लियर हो गया। देखिए वेट हमारा W आ रहा है, यानी 30√3 आ रहा है, और T हमारा कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी सबसे पहले हमसे शायद W ही पूछा गया था। ठीक है, हाँ, बाहर W 30√3। ठीक है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी। एक पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की 4 गुनी हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं इसको। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स, K2 बराबर कितना होगा, 4K1। ठीक है, K2 बराबर कितना है, 4K1। अगर K2 बराबर 4K1 है तो K2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये फॉर्मूला पता है हमें, P2²/2m। बॉडी तो वही है तो मास तो सेम रखेंगे। K1 की जगह क्या लिख सकते हैं, P1²/2m। 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो P2² बराबर 4P1² बेटा। तो P2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2P1। यानी जो नया रेखीय संवेग है पहले से क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, आंसर ए पार्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है वो थ्योरी में बना के दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्किल एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक वस्तु स्थिर चाल से वृत्त पर चल रही है, यानी स्थिर चाल मतलब कांस्टेंट स्पीड को समझना होगा हमें। ठीक है, स्थिर चाल मतलब कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो समझो इस शब्द को पहले।
जैसे मान लीजिए एक सर्किल बनाता हूं मैं पहले, अगर वो स्थिर चाल से चल रही है तो इसका मीनिंग ये होगा इसके हर पॉइंट पे जो v होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब v का मतलब ये तो वेलोसिटी वेक्टर है। आप ये कहेंगे सर डायरेक्शन तो बदल रही है, बिल्कुल डायरेक्शन बदल रही है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे हुआ बेटा? इसका ये डायरेक्शन भले ही बदल रही है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर v हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मॉड ऑफ वेक्टर v क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तभी इसे बोला जाता है एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब भी मॉड v कांस्टेंट हो जाता है तो जो दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी dv बाई dt, बेटा ये क्या हो जाता है? ये होता है जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। यानी इस समय सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी स्पर्शित त्वरण जीरो होता है, और जो अभिलंब त्वरण होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, और जो उसकी दिशा होती है वो उसके केंद्र की ओर होती है। ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है? और यानी उसके रेडियल एक्सेलरेशन होता है, यानी एक एक्सेलरेशन जीरो होता है, सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। तो इसका सही आंसर होगा हैज एन इनवर्ट रेडियल एक्सेलरेशन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? फिर से सुन लो, अगर कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता, नॉर्मल एक्सेलरेशन सिर्फ ऐड कर रहा होता v स्क्वायर बाई r। और कोई बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही होती तो उसके अंदर दोनों एक्सेलरेशन लग जाते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी लग रहा होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, a body of mass m1 is moving with a velocity v, it collide with another stationary body of mass m2, they get embedded at the point of collision, the velocity of the system। m1 द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से गतिमान है, ये m2 द्रव्यमान की एक अन्य स्थिर वस्तु से टकराती है, ये एक दूसरे में धंस जाती है, तो संघट्य बिंदु पर निकाय का वेग बताना है। देखो अगर एक वस्तु दूसरे में धंस जाती है तो मतलब ये कौन सा कोलिजन हुआ? इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। चलिए डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये हमारा m1 है, ये v से आ रहा है, दूसरा m2 है, ये 0 है, 0 लिख सकते हैं, 0 मीटर पर सेकंड रेस्ट पर है। अब दोनों मिक्स हो गए तो टोटल वेग m1 m2 हो गया। ठीक है, एक कॉमन वेलोसिटीज किससे चल रहे हैं? v डैश चल रहे हैं। तो कोई भी संघट्य हो जाए तो हमेशा संवेग नियत रहता है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा हमारे लिए? m इंटू 0 हो जाएगा। इसके लिए m1 इंटू वी लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे प्लस m2 इंटू 0 लिख देंगे। बेटा यहाँ पे दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 इंटू वी डैश लिखेंगे। तो बेटा यहाँ से जो वी डैश आ जाएगा, वी डैश इक्वल टू आ जाएगा m1 v अपॉन m1 प्लस m2। क्या बात समझ में आ गया? अगर आप ध्यान से देखें तो m1 m2 को अगर तुम सिंपल सा 1 kg भी ले लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? v/2, यानी पहले से वेग क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि किस पे डिपेंडेंट होगा? ये मासेस पे डिपेंडेंट है, और मासेस कभी जीरो हो ही नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर होगा डिक्रीज बट डज नॉट बिकम जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। क्या बात क्लियर हुई थी? सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर आर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और मोमेंटम वेक्टर p दे रखा है। द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, कौन से एक्सिस पर ये एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर होगा? तो बेटा जो एंगुलर मोमेंटम है उसका जो सूत्र होता है वो होता है r क्रॉस p। तो चलिए पहले निकालना पड़ेगा हमें। देखिए जितने क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद नोटिस कर रहे होंगे, एक एक पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैंने सारे ले रहा हूँ, और सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। i कैप 2j कैप माइनस k कैप, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे i कैप लिख दो, j कैप लिख दो, ये k कैप लिखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1। ठीक है, दूसरा क्या होता है? p 3 4 माइनस 2, 3 4 माइनस 2। ठीक है, चलिए भैया सॉल्व ही करना है और उससे कुछ नहीं करना है। तो वेक्टर्स यानी कोणीय संवेग जो आएगा हमारा i कैप बराबर कर लेंगे, तो i कैप, चलिए मैट्रिक्स सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? ये -4
प्लस 4 आएगा। माइनस जे कैप की बात कर लेते हैं, माइनस जे कैप कितना आएगा, -2 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप की बात कर लेते हैं, के कैप 4 - 6, ठीक है, NH2। तो बेटा वेक्टर जो जे आ जाएगा हमारे लिए, एक सेकेंड, जे कैप नहीं होगा, वेक्टर जे होगा। वेक्टर जे आप खुद देखिए 0 आ रहा है, -2 प्लस 3 यानी 1 आ जाएगा, यानी माइनस जे कैप, और ये 4 - 6 -2 के कैप, ठीक है। आप खुद देखिए ये यहाँ पे x एक्सिस नहीं है, अगर यहाँ पर x अक्ष नहीं है, सिर्फ y अक्ष और z अक्ष है, तो इसका मतलब ये किस पे लंबवत हो जाएगा, x एक्सिस पर लंबवत होगा। समझ में आई मेरी बात? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे x एक्सिस मौजूद नहीं है, तो सिर्फ हमारे लिए x एक्सिस पर ये दोनों अक्ष क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, escape velocity of a body of 1 kg mass on a planet is 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द प्लैनेट पूछ रहा है, किसी ग्रह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के लिए पलायन वेग 100 मीटर पर सेकेंड, ये पलायन वेग दे रखा है हमें और उसकी स्थितिज ऊर्जा बतानी। तो एक बात याद रखिएगा, पलायन वेग के बारे में बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पलायन वेग की अगर हम बात करें तो 0 लेते हैं, क्योंकि अनंत पर जो हम कुल ऊर्जा ले रहे हैं 0 मानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर बेटा कितना आ जाएगा, ये पलायन वेग के केस में पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, यही हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है बेटा, m इंटू VE स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? अब यहाँ पे मास की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 kg लिख सकते हैं, और VE की जगह 100 लिख सकते हैं। तो -1/2 1 इंटू 100 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -5000 जूल। इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए पार्ट, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 3 टाइम्स दैट इनसाइड अनदर बबल, ठीक है। तो सोप बबल का जो प्रेशर इनसाइड है वो P1 इक्वल टू दे रखा है 3P2, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड बबल, ठीक है। तो P1 बराबर क्या होता है, सोप बबल में जो अधिक दाब होता है, एक्सेस जो प्रेशर होता है, ये होता है 40/R1 होता है 3, और P2 बेटा क्या होता है 40/R2 होता है। तो 40 से 40 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R1 इक्वल टू 3/R2। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट टू द सेकेंड बबल, पहले से दूसरे का, तो आप R1 को इधर भेज दीजिए, 3 को इधर भेज दीजिए, तो R1/R2 इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 1/3। दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा V1/V2 को क्या लिख सकते हैं हम, R1/R2 का क्यूब होल क्यूब लिख सकते हैं, और ये वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 का क्यूब, और 1/3 का क्यूब बेटा कितना आता है, 1/27 आता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी पार्ट। क्या बात समझ में आ गई? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर 1/27 यानी 1/27, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सपोज देयर इज अ होल इन अ कॉपर प्लेट, ऑन हीटिंग द प्लेट द डायमीटर ऑफ द होल वुड बी। अगर माना जाए कि एक तांबे की प्लेट में एक होल, एक छिद्र है, और प्लेट को गर्म किया जाता है। चलिए एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक होल है, छिद्र है। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि अगर आप इसे गर्म करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, रेखीय प्रसार होगा, और क्या होगा, साइड इंक्रीज करेगी। जब ये साइड इंक्रीज करेगी और ये भी साइड पहले से क्या करेगी, अगर इसको मैं L ले लूँ और इसकी ब्रेथ को मैं B ले लूँ, तो क्या होगा बेटा, ब्रेथ भी इंक्रीज कर जाएगी और लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी। तो जो अंदर का डायामीटर है यानी जो D है, ये भी पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं बेटा।
But the next question is the maximum kinetic energy of a oscillating spring is 5 joule, ठीक है, and its amplitude is 10 सेंटीमीटर, आयाम 10 सेंटीमीटर दिया, फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है। देखिए अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम स्प्रिंग की अगर हम बात करें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो होता है 1/2 के ए स्क्वायर, ए आयाम है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें स्प्रिंग कितनी दे रखी है, 5 जूल दे रखी है, ठीक है। 1/2 हमें फोर्स कांस्टेंट के बताना है बेटा, ए कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कितना दिया हुआ है 0.1 का स्क्वायर दिया हुआ है, इस सवाल में दिया हुआ है, आप 2 को इधर भेज दीजिए। तो 5 × 2 = k × 0.01, ठीक है बेटा। तो k बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/0.01, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 न्यूटन पर मीटर। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, k = 1000 न्यूटन पर मीटर। देखिए ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 100 न्यूटन पर मीटर है, यहाँ 1000 न्यूटन मीटर है, और जो स्प्रिंग नियतांक की जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है, इसलिए इसका आंसर सी लिखना। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर बी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज I1 एंड I2 प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। तो बहुत आसान है, एक सूत्र बच्चों को बिल्कुल याद रहता है, ए आयाम का है सूत्र, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम चाहिए, तो बेटा cos फाई क्या होता है, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। अगर cos फाई यहाँ पे +1 हो जाएगा तो देखो कैसे करेंगे। और एक बात हमें और पता है कि जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो आयाम का वर्ग होती है, क्या समानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे I1, यहाँ पे लिखेंगे I2 +2। बेटा A1 क्या आएगा, अगर A1 स्क्वायर को I1 लिख रहे हो तो A1 क्या आ जाएगा √I1, और A2 क्या आ जाएगा √I2। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इक्वल टू, I मैक्स चल रहा है याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने cos फाई की वैल्यू क्या रखी है +1 रखी है, यहाँ आ जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है। देखिए a² + b² + 2ab ही है ये, तो I मैक्स इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा लास्ट पार्ट। क्या बात समझ में आ गई, इसका आंसर हो गया लास्ट पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं बेटा। देखिए 14 क्या कह रखा है हमसे, 2 point charges of 2 microcoulomb and plus 6 microcoulomb are repel each other with the force of 12 न्यूटन, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र भी साथ साथ बनाते चल रहे हैं। ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 6 माइक्रोकूलम है। बेटा दोनों प्लस हैं, धनात्मक आवेश को जाहिर सा रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दूरी r ले रहे हैं, तो उनमें फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का लग रहा है। तो F इक्वल टू कैपिटल K 2 × 6 × 10⁻⁻12, दूरी क्या ले लेते हैं, r² ले लेते हैं, कोई दिक्कत। ये वैल्यू 12 दे रखी है। अब इसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं। इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम, दोनों तरफ अगर -4 को जोड़ दें तो 2 - 4 जैसे आप जोड़ोगे बेटा तो ये -2 माइक्रोकूलम होगा, दूरी वही रख रही है। 6 - 4 2 माइक्रोकूलम होगा, ठीक है। तो जो नया फोर्स यानी F' आएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, आकर्षण रिपल्शन हो रहा था, प्रतिकर्षण हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए, विपरीत आवेश हो गए। तो F' बराबर क्या लिखेंगे, K क्या लिखेंगे, 2 × 2 = 4 × 10⁻⁻12 अपॉन r²।
क्या बात समझ में आ गई? इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए या फिर से इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे तो 12 अपॉन एफ डैश इक्वल टू, देखिए के से के कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो बेटा यहाँ पे आएगा 12/4, सब कैंसिल हो जाएगा, तो 12 से 12 भी कैंसिल हो गया, तो बेटा एफ डैश यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। लेकिन ये आकर्षण होगा क्योंकि -2 + 2 क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे। इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर हो? चलिए आगे बात करते हैं। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। देखिए, द सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद रेज इन टेम्परेचर, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। थोड़ा सा इसमें ज्ञान ले लीजिए कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो हमारे अर्धचालक होते हैं, वो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका जो प्रतिरोध होगा यानी जो रेजिस्टेंस होगा हमेशा डिक्रीज करता है। अब बस आपको ही देखना है इनमें से अर्धचालक कौन है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर माने जाते हैं, तो हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा सी पार्ट। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा था, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क शोन इन फिगर इज आर, सब पे रेजिस्टेंस आर है, तो इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। देखो ध्यान से, अगर तुम बेटा एक सेकंड, ठीक, अगर हम देखिए, अगर आप इस पॉइंट को पकड़ के, ए पॉइंट को पकड़ के आप यहाँ पे ले आए, अगर आप ए पॉइंट को यहाँ पे ले आए तो सर्किट देखिए कुछ ऐसा बनेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, और बी पॉइंट को आप इधर रख दो, ये बी पॉइंट है, और अब जैसे ही से पॉइंट को उठा के आप इधर लेके आएंगे, ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, तो इन सब पे जो रेजिस्टेंस है वो समान है। अगर इन सब पे रेजिस्टेंस समान है तो देखिए यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन लगेगा, R/R 1 हो जाएगा, R/R 1 हो जाएगा, तो बीच में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर बीच में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस ब्रांच को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बेटा। बेटा ये आर होगा, ये आर होगा, बीच वाला गायब कर देंगे क्योंकि उसमें करंट नहीं जाएगी। तो देखो R + R क्या होगा, 2R, ये भी R + R 2R, और 2R और 2R जब पैरेलल होंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2R + 1/2R। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, 2/2R, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कितना आ जाएगा 1/R, यानी इसका बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी पार्ट मैच कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी आर। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा। द चार्जेस Q ऑन अ कैपेसिटर varies with the voltage as shown in figure.
द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ईओबी रिप्रेजेंट, संधारित्र पर आवेश q विभव के साथ दर्शाए गए चित्रानुसार परिवर्तित होता है। तो एओबी का क्षेत्रफल देखिए, ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, q है, हाइट कितनी है, v है, तो q इंटू वी, यानी हमारा ये वर्क हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इतनी ही एनर्जी हाफ क्यू वी कौन स्टोर करता है, कैपेसिटर स्टोर करता है। आप q बराबर सी वी रखेंगे, जैसे आप q बराबर सी वी रखेंगे कितना आ जाएगा, सी वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं, इतना ही एनर्जी एक संधारित्र अपने में स्टोर करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा, चलिए देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो इसका आंसर सही कौन सा आ रहा है बेटा, लास्ट पार्ट आ रहा है, इसलिए इसका आंसर लास्ट पार्ट होगा। क्लियर हुआ, सिर्फ फॉर्मूला देखना है, पहचानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्कुलर कॉइल of radius capital R, the magnetic field produced at the center of the loop is B. The magnetic moment of the loop is R त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान B है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले एक लूप बनाते हैं सर्कुलर, उसके केंद्र पर बायो-सैवर्ट लॉस को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता है, ठीक है। लेकिन हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण बताना है तो चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है m बराबर I इंटू ए। पहले बताओ क्या चुंबकीय आघूर्ण का यानी मैग्नेटिक मोमेंट का सूत्र पता है आपको, m बराबर I है। एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर होगा। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन में कहीं पे भी I नहीं लिखा है, तो मतलब I का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, और I का मान बेटा जैसे यहाँ से निकालेंगे ये वैल्यू आएगी B इंटू 2r अपॉन म्यू नॉट आएगी। तो I की वैल्यू जैसे यहाँ पे रखेंगे हम, तो M की वैल्यू I कितना रखेंगे, देखो ध्यान से, I की वैल्यू ये आ जाएगी B इंटू 2r अपॉन म्यू नॉट, और एरिया की जगह लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो m बराबर आ जाएगा बेटा, मैं बता रहा हूँ अभी, 2b पाई आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ध्यान से, 2b पाई आर क्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी 2 पाई बी आर क्यू अपॉन म्यू नॉट हमारा बी पार्ट मैच कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक, देखिए ध्यान से, क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, एन ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल द लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताना। देखिए अगर किसी भी कुंडली में विद्युत वाहक बल आ रहा है तो फैराडे के नियम से E बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी होता है। ये तो बात समझ में आती है। अगर उसमें ईएमएफ आ तो फैराडे का नियम पालन करेगा। अच्छा ये बताओ फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हम नहीं कह सकते। फ्लक्स बढ़ेगा तब भी विद्युत वाहक बल आएगा, फ्लक्स घटेगा तब भी विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ इंड्यूस दोनों ही कंडीशन में होता है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है बेटा, कैन बी आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ईएमएफ दोनों केस में आ जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रेडियो डज नॉट वर्क इन अ मूविंग ट्रेन अनलेस एरियल इज पुट आउटसाइड द विंडो। ट्रेन का डिब्बा खोखले बेलन, रेडियो ट्रेन के डिब्बे के अंदर कार्य नहीं करता जब तक कि उसका एंटीना खिड़की के बाहर ना किया जाए। उसका रीजन यानी कारण दिया हुआ है, द ट्रेन कंपार्टमेंट एक्ट एज अ हॉलो सिलेंडर एंड चार्ज इज सेंटर्ड विच डज नॉट अलाउ रेडियो वर्क। ठीक है, तो देखिए ट्रेन का डिब्बा खोखले बेलन की तरह कार्य करता है, जो आवेश केंद्रित हो जाते हैं, जो रेडियो कार्य नहीं करने देते। देखिए रेडियो वेव के बारे में एक बात समझ लो पहले कि रेडियो वेव काम क्या करती है। रेडियो वेव कभी भी मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, उसको भेद नहीं सकती। रेडियो वेव कभी भी किसी धातु को भेद
नहीं सकती, मेटल को कभी भी नहीं पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। तो ये मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, मेटल को भेद नहीं सकती है। अगर ये मेटल को भेद नहीं सकती है, इस वजह से ट्रेन के अंदर रेडियो सुनने के लिए हमें एंटीना खिड़की के बाहर लगाना ही पड़ता है, तब हमें सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई कारण ये नहीं होता है कि एक हॉलो सिलेंडर की तरह काम करता है, उस पर आवेश केंद्रित हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। असर्शन तो सही दिया हुआ है लेकिन रीजन गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा बेटा ए सही है और गलत है, तो आंसर इसका होगा सही पार्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, 21 देखिए। रे gets successive reflection from two mirrors inclined at an angle of 40 degree. If the angle of incidence on the first mirror is 30 degree, then the net deviation of this ray after two reflection. एक प्रकाश की किरण का क्रमिक दो समतल दर्पण जो कि कोण 40 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो क्रमवागत परावर्तन होता है। यदि पहले दर्पण पर प्रकाश किरण 30 डिग्री व कोण पर आपतित होती है तो इस किरण का दो परावर्तन के बाद परिणामी विचलन होगा। डेविएशन की बात करनी, देखिए बेटा, अगर हम सबसे पहले दो प्लेन मिरर बनाए, अगर हम दो प्लेन मिरर बनाए, ठीक है, कोण ही दे रखा है 40 डिग्री दिया हुआ है ये, ठीक है। अगर ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो इस पे देखिए रे आ रही है, और जे रे जैसे आई तो इस पे इंसिडेंट होगी, दो ही रिफ्लेक्शन कराना है। मान लीजिए इस पे इंसिडेंट हो गए, ये सीधे चली गई, ऐसे चली गई, दो ही रिफ्लेक्शन कराना है, तो कितना डेविएशन हो गया हमें ये बताना, हमें ये बताना है, ये हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें डेल्टा की अगर हमें बात करनी है बेटा, तो ये कोण हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री, बाय ज्योमेट्री यूज करेंगे हम -2 थीटा, इसे याद रखिएगा। तो डेल्टा बराबर 360 डिग्री -2 इंटू 40 दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं। 360 -80, अब 360 -80 बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 280 अंश हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसलिए इसका उत्तर बी पार्ट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द पावर of a lens if the far point of a short sighted eye is 200 सेंटीमीटर। किसी लेंस की शक्ति क्या है यदि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरस्थ बिंदु 2 सेंटीमीटर है। यदि निकट दृष्टि दोष है तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं P बराबर क्या होगा बेटा, -100/f, और फोकल लेंथ किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। अगर हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ले लेंगे तो P बराबर -100, f की जगह क्या लिख देंगे, 200। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, P बराबर -0.5, और ये वैल्यू क्या होती है, डायोप्टर होती है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ये पार्ट हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा इज। किसी व्यतिकरण प्रयोग में क्रमागत उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के मध्य की जो दूरी होती है बेटा, वो सूत्र याद रखिए, बीटा बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d होती है, ठीक है। स्मॉल d दो सोर्स के बीच की दूरी होती है और कैपिटल D स्क्रीन और सोर्स के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बेटा बी पार्ट। क्लियर है? फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इन अ मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने की माध्य आयु में, और ये बहुत अच्छा सवाल है आपको, इसमें देखिए मीन लाइफ दे रखी है रेडियो एक्टिव सैंपल की, तो बेटा n बराबर क्या होता है, n0 e की पावर -λt, और t की जगह कितना दे रखा है, मीन लाइफ दे रखा है, और मीन लाइफ क्या होता है, 1/λ होता है। तो n बराबर आ जाएगा n0 e की पावर -λ इंटू 1/λ, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, n0 e की पावर -1। अगर n इक्वल टू n0 e की पावर -1 होगा तो n0/e लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए बेटा, हमें कितना बचा हुआ ये बताना है हमें, विघटित हो जाता है, तो n0 - n इतना विघटित हुआ है,
एन नॉट बचा हुआ है, इनिशियल प्रारंभिक होता है, तो एन का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो एन नॉट माइनस एन नॉट बाय ई। तो बेटा यहाँ से एन नॉट कॉमन कर लेंगे, कितना आएगा 1 माइनस 1 बाय ई। तो एन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ई माइनस 1 अपॉन ई। ई का जो लगभग मान होता है वो होता है 2.732 होता है। यहाँ पे लिखा जाएगा एन नॉट 2.7 माइनस 1 अपॉन 2.7, तो इसे वैल्यू 1.7 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, जब ये 1.7 के आसपास आ जाएगी तो जो विघटित वाला है वो बेटा आएगा एन नॉट इंटू 2/3। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो अगर हम इसको ऑप्शंस की बात करें तो अबाउट 2/3 ऑफ सब्सटेंस हमारा क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 1/3 नहीं हो सकता, इसमें 90% नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट ऑल नहीं हो सकता। तो 2/3 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आती है, 2.7 माइनस 1 है बेटा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ढंग से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 1.7 अपॉन 2.7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 20 किलोवोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस अ एक्स-रेज ट्यूब, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे इमिटेड विल बी। एक्स किरण नलिका के सिरों पर 20 किलोवोल्ट विभवांतर लगाया जाता है, तो एक्स किरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होगी ये हमें बताना है। तो बेटा ये सूत्र तो सबको पता है, E बराबर क्या होता है Hc/λ। बेटा E की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ mv² लिख सकते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी यानी वर्क डन के बराबर होगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, EV नॉट लिख सकते हैं। पोटेंशियल है ये Hc/λ। वेवलेंथ पूछ रहा है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Hc अपॉन EV नॉट। तो बेटा H की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। C कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 है। E कितना है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 है। ठीक है, और V नॉट हमें दे रखा है 20 किलो वोल्ट यानी 20,000 वोल्ट दिया हुआ है। अब जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो इसका आंसर बेटा लगभग आता है 0.62 एंगस्ट्रॉम के आसपास, तो सही आंसर होगा हमारा ये पार्ट। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इनका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।